हाँ जी। अरे, अपने दुख बाद में शेयर करियो, ठीक है। क्या क्या कह रहे हैं? ओहो, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। जो पूरा बीत गया उसको छोड़ दो। अब आगे की बात कर। भगवान खैर, इधर देखिए, चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो, कई बार ऐसा हो जाता है, कुछ कुछ लोग कर देते हैं एक्सेल अपने आप को, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन कोई अच्छा है, जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, कुछ सालों पहले तक भी एक टीचर हैं, उनका बहुत ही नाम था, बहुत ओल्ड एज है, और शायद उन्हें थ्रोट कैंसर भी है, तो अब तो पढ़ाना छोड़ चुके हैं। और वो इंग्लिश ऑनर्स थे, और वो पढ़ाते क्या थे? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, और उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट, मतलब उन्होंने तो बस इनकम टैक्स ही पढ़ाया था, अपना काम करा। लेकिन आगे जाके कोई सीए बने, या जैसे बहुत बच्चे पढ़ाए उन्होंने, बहुत बच्चे पढ़ाए। और मैं जब मैं भी पढ़ा हुआ था उनसे, तो बाद में पता चला था ये बात हमें भी, इंग्लिश ऑनर्स है। तब छोटे थे तो हमने, मतलब आई थिंक मेरे दिमाग में ये कभी आया ही नहीं, क्योंकि उनका नाम ही बहुत था उस एरिया के अंदर। और एज सच अगर मैं बात बताऊं, तो अभी भी नाम है उनका, लेकिन वो पढ़ाना छोड़ चुके हैं बिकॉज ऑफ देयर एज। ठीक है ना? तो लेकिन मेरे को बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं था जब मैं पढ़ता था। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए होते थे रीजंस, ऐसा क्यों, या कुछ ऐसी बात, थोड़ा एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन चाहिए होता था। जैसे आप देखते भी हो, मैं खुद भी आपको जस्टिफाइड करके बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। लेकिन बच्चे खूब पढ़ते थे उनसे, एसआरसीसी के, हंसराज, किरोड़ीमल, नॉर्थ कैंपस पूरा पढ़ता था उनसे इनकम टैक्स। कोई लॉजिक भी नहीं पूछता था। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। और बाद में फिर वो, उन्होंने अपने अंदर चेंजेस भी करे। जिस चीज की मुझे कमी लगती थी, उन्होंने वो कमी दूर करी। और एक इंग्लिश ऑनर्स टीचर ने दिल्ली का सबसे बेस्ट टीचर ऑफ इनकम टैक्स अपने आप को प्रूव करके छोड़ा। अच्छा, यहाँ तक भी था, मतलब 15, 20, 25 हजार जितने भी लेते थे एक सब्जेक्ट की फीस, ये तक भी लिखा था कि अगर किस सिचुएशन है, भाई एज है, कल को मिस हैपनिंग कुछ भी हो सकती है, फीस रिफंडेबल नहीं है। हाँ, ये बच्चे साइन करते थे। और ठीक है, और मतलब मेरे बाद के जो स्टूडेंट, मेरे सब, जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो मेरे स्टूडेंट उनके से इनकम टैक्स जब पढ़ने पहुंचे, तो मैंने ऐसे पूछा, तो उन्होंने, मैंने कहा कि मैं जब पढ़ता था उनसे, तो ये कमियां लगती थी मुझे। कहते सर, जो आप बोल रहे हो वो कोई भी कमी अब नहीं। तो वो चेंजेस कब आए? उन्होंने, उनकी बेटी बनी चार्टर्ड अकाउंटेंट। उनकी बेटी जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनी, तो शायद उसने हेल्प करी होगी, बुक्स लिखी गई, सब कुछ करा। और भाई आता तो था ही, बस वो एक्सप्लेनेशन नहीं देते थे। वो एक्सप्लेनेशन या रीजन जो है वो, मतलब कि फिर बाद में देना शुरू कर दिया था, और अपने आप को प्रूव करके दिखाया था दिल्ली में नंबर वन, सबसे ज्यादा फीस लेने वाले इनकम टैक्स की। और 600 700 बच्चा पढ़ता था ऑडिटोरियम के अंदर एक साथ। खैर, हम अपने काम की बात पे आ जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें, तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से पढ़ा जा चुका है। आज की क्लास में मैं शुरू कर रहा हूँ आपके साथ एन्युटी। एन्युटी इसलिए शुरू कर रहा हूँ, कोई और भी कर सकता था, लेकिन होने को तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल तो मैंने आपको करवाया भी था, लेकिन अब दोबारा ही होगा, क्योंकि अब तो भूल भाल गए, इतना भी था कराया था। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने कहा काफी दिनों से स्टैट्स चल रहे हैं, तो अब मैथ्स का एक टॉपिक कर लेते हैं। एन्युटी की अगर बात करें, तो एन्युटी जो है, उसमें क्या क्या पढ़ना है? एक तो एन्युटी पढ़नी है, एन्युटी के टाइप्स पढ़ने हैं। एन्युटी के दो टाइप्स होते हैं बेटा। एक होता है आपका क्या,
तो एक होता है बेसिकली क्या, ऑर्डिनरी एन्युटी, और एक होता है आपका क्या, एन्युटी। बेटा ऑर्डिनरी एन्युटी और भी नाम होते हैं। एन्युटी सर्टेन, ठीक है। ऑर्डिनरी एन्युटी का एक और नाम भी होता है, एन्युटी रेगुलर। एन्युटी ड्यू का क्या नाम होता है सर? एन्युटी इमीडिएट। तो ये मैंने, ये टाइप्स ऑफ एन्युटी होती हैं, दो कैटेगरी में है। बताओ पहली कैटेगरी कौन सी है, ऑर्डिनरी एन्युटी। दूसरी कैटेगरी कौन सी है, एन्युटी ड्यू। ठीक है बेटा, पहली कैटेगरी है ऑर्डिनरी, दूसरी कैटेगरी क्या है, एन्युटी ड्यू। ऑर्डिनरी एन्युटी के और क्या नाम है, एन्युटी सर्टेन और एन्युटी रेगुलर। और एन्युटी ड्यू के दूसरा नाम क्या है, एन्युटी इमीडिएट। ठीक है, फर्क क्या है, तो पढ़ते हैं जरा कॉन्सेप्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। कहता है ऑर्डिनरी एन्युटी में फर्स्ट पेमेंट और रिसिप्ट्स। बेटा पेमेंट्स के साथ साथ रिसिप्ट्स वर्ड लेना बहुत जरूरी है। एक बात बताओ, अगर आप किसी को पे कर रहे हो तो कोई क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। और अगर तुम रिसीव कर रहे हो तो कोई पे कर रहा है। तो अगर तुम पे कर रहे हो और कोई रिसीव कर रहा है तो एन्युटी ये थोड़ी तुम ही अप्लाई कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए, वो भी तो कर सकता है कि कितने रुपए बनते हैं। हाँ ये ना, तो इसलिए पेमेंट वर्ड कभी बोलूं तो रिसिप्ट अपने आप मान ले, क्योंकि दोनों मतलब दो एस्पेक्ट है एक ही बात के। क्या बोला, ये दो एस्पेक्ट है एक ही बात। तो पहली बात दोबारा से सुन लेते हैं, ऑर्डिनरी एन्युटी फर्स्ट पेमेंट और रिसिप्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड। एट द एंड ऑफ द पीरियड का मतलब है कि आप समझो पीरियोडिकल पेमेंट क्या होती है, मंथली पेमेंट, क्वार्टरली पेमेंट, हाफ ईयरली पेमेंट, एनुअल पेमेंट। तो यहाँ पे जैसे आप LIC की बात करते हैं, इंश्योरेंस, तो LIC में खास तौर से चॉइस है, आपका मन करे मंथली चलाओ, आपका मन करे क्वार्टरली चलाओ, आपका मन करे हाफ ईयरली चलाओ, आपका मन करे एनुअली चलाओ। इनफैक्ट अगर आपका मन करे तो वन लमसम पेमेंट से भी कर सकते हो, इकट्ठे ले लिए, ऐसा भी हो जाता है। खैर, ध्यान रखना एन्युटी के अंदर ना डेप्रिसिएशन की बात हो रही, ना इन्फ्लेशन की बात हो रही। एन्युटी जिसका, इस चैप्टर का नाम है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, क्योंकि मनी की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे जब मनी की वैल्यू चेंज होती है तो उसके पीछे का फैक्टर इन्फ्लेशन नहीं कंसीडर किया गया है। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी की। किसकी बात हो रही है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मनी के नाम पे, जैसे मान लिया तूने मुझसे पैसे मांगे, ठीक है। तो अगर तू मुझसे पैसे मांगता है तो एक रीजन ये हो सकता है कि मैं तेरे को इसलिए ना दूं क्योंकि मुझे डाउट है कि पता नहीं वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है, इट कैन बी वन ऑफ द रीजन। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी हो सकता है कि अगर मैं तेरे को पैसे देता हूं तो मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिलना, जबकि वही पैसे सिर्फ मेरे बैंक में पड़े भी रहेंगे, मैं यूज नहीं कर रहा, एक्स्ट्रा मनी है मेरे पे, सरप्लस मनी, लेकिन उससे मुझे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। आ रही है बात समझ में? तो हम यहाँ पे किसकी क्या फैक्टर की बात कर रहे हैं, इस फैक्टर की बात कर रहे हैं कि अगर बैंक में पैसा पड़ा रहेगा तो वो ग्रो करेगा किससे, बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पेमेंट और रिसिप्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड। एट द एंड ऑफ द पीरियड का मतलब है एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ हाफ ईयर, एंड ऑफ ईयर। अगर समझ गए बात को? अच्छा, फिर दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज एन्युटी ड्यू है। इसमें यही पेमेंट और रिसीविंग जो भी हो रही है वो बस ध्यान रखना एट द एंड ऑफ द पीरियड नहीं बल्कि एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड होगी। यानी कि ऑर्डिनरी एन्युटी में सब कुछ पोस्ट पेड चलता है और एन्युटी ड्यू में सब कुछ प्रीपेड चलता है। समझ में आ रहा है सारा? अच्छा जी, अब इससे आगे चलते हैं। और यहाँ पे
उसके आगे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी। एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी की अगर मैं बात करूं तो एन्युटी कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है बेटा? एक तो एन्युटी अप्लाई होती है लीजिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, सिंकिंग फंड, और ये सब हमें पढ़ने हैं, तो क्वेश्चंस आगे होंगे। ठीक है ना? इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये मैंने शुरू भी इसलिए करवाया है कि अभी चैप्टर में आधा करवा रहा हूँ, आधा पहले करवा चुका हूँ, आधा अब करवा रहा हूँ। ये आधा चैप्टर भी 7 नंबर का है, और अगर मैं कोई और चैप्टर करवाता हूँ इसके अलावा कोई भी, तो उसमें भी जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला होगा वो 5 नंबर का होगा। तो 5 से पहले कौन सा करवा दो? 7 वाला, इस वजह। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो दोस्तों एन्युटी के अंदर आपको दो चीजें पढ़नी पड़ेगी। एक तो होता है अमाउंट। क्या होता है? एक अमाउंट होता है, और जिसे अमाउंट को, उस अमाउंट का दूसरा नाम होता है बेटा क्या? और एक होता है प्रेजेंट वैल्यू। क्या होता है बेटा? प्रेजेंट वैल्यू। अमाउंट को फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं, और दूसरा क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। आपको ऑर्डिनरी एन्युटी में भी अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला पता याद करना पड़ेगा, और आपको एन्युटी ड्यू में भी अमाउंट यानी कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सही मायने में देखा जाए तो एन्युटी के अंदर सिर्फ 4 फॉर्मूले याद करने हैं, और 4 में से भी सिर्फ 2 ही याद करने हैं ऑर्डिनरी एन्युटी के। एन्युटी ड्यू वाले फॉर्मूले उसी में ही हल्का सा चेंजेस करके मैं बना दूंगा। समझ रहे हो? यानी कि 2 फॉर्मूले याद करने हैं। 7 नंबर का चैप्टर है, आई होप समझ में आती है बात। 7 नंबर का आधा चैप्टर है, बचा हुआ जो चैप्टर पीछे करवा दिया वो भी 7 नंबर का। 14 नंबर का चैप्टर है सीए फाउंडेशन का। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? अच्छा, अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं। ध्यान रखना, इसमें ना क्या होता है, जैसे अब ये इस समय कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, तो इस समय कॉन्सेप्ट बता रहे थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है, थोड़ा या ज्यादा, जिसका सबका अलग अलग हिसाब किताब है। अभी तो उनको लगता है बस प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा दो बच्चों को। अच्छा, हमने करवा दिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन, खुशी खुशी होके कर ली। फिर बाद में जब खुद करने बैठते हैं तो कहते हैं सर समझ ही नहीं आता कि कब फ्यूचर वैल्यू निकालना है, कब प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो एक्चुअली जब समझने का टाइम है तब वो बोर हो रहे हैं, और जब खुद जज करने की बारी आ रही है तब समझ। तो ये है, इसीलिए हम हर एक चीज को बड़े ध्यान से समझें। ठीक है। चलो, सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो लिखा है सीक्वेंस ऑफ पेमेंट, रिसिप्ट अपने आप लगा देना, जनरली जनरली इक्वल इन साइज। यानी कि आप सभी को यहाँ पे समझ में आना चाहिए, पेमेंट्स मस्ट बी इक्वल। सारी की सारी पेमेंट और रिसिप्ट कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। सारी की सारी पेमेंट और रिसिप्ट कैसी होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। यानी कि अगर 1 रुपए का भी फर्क आया तो एन्युटी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं। अब तुमने कहा सर ठीक है चलो ये भी बताओ, और मुझे ऐसा लगता है कि पहले ये जानना चाहिए कि सर अगर एन्युटी नहीं लगेगा तो बताना फिर क्या लगता है। मतलब एन्युटी जहां जहां लगेगा वो तो बता ही दोगे आप, ये बताओ एन्युटी अगर कभी नहीं लगा तब क्या करते? तो बच्चों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे अगर पेमेंट मस्ट बी इक्वल, और इससे आगे इफ पेमेंट्स आर नॉट इक्वल, अगर पेमेंट्स इक्वल नहीं है तो याद रखना वो जो फॉर्मूला था ना पहले पढ़ा था, ए इक्वल टू पी 1 + i⁻n कंपाउंड अमाउंट, इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। अगला क्या लिखा है बेटा? अ सीक्वेंस ऑफ पेमेंट जनरली इक्वल इन साइज, आगे क्या लिखा है? मेड एट, यानी कि कैसी पेमेंट होनी चाहिए? मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली,
तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर सुन, भागबूद होके periodical interval, if periodical interval are not equal, अगर इंटरवल बराबर नहीं हुआ तो, जैसे यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कैसे होना चाहिए, इंस्टॉलमेंट कैसी जानी चाहिए, एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर, एवरी हाफ ईयर और एवरी ईयर। अगर ऐसा नहीं है, पेमेंट्स हैphazard मैनर में है, तो फिर क्या करेंगे, अगेन then use A equal to P into 1 plus I की पावर एग्रीगेट बस से। तो आपका बेसिकली एन्यूटी का फॉर्मूला तो भी बताना है, लेकिन ये आपको पहले बता दिया कि अगर एन्यूटी नहीं लगेगा, कब नहीं लगेगा, अगर इक्वल इंस्टॉलमेंट्स नहीं है तो एन्यूटी नहीं लगेगा। फिर क्या लगेगा बता दिया, अगर इक्वल इंटरवल नहीं है तो एन्यूटी नहीं लगेगा, क्या लगेगा बता। ठीक है, तो अब तो सिर्फ तुम्हारे लिए क्या समझना रह गया, एन्यूटी कहाँ कहाँ लगेगा, क्योंकि जब एन्यूटी नहीं लगेगा तो बता दिया, और ये तुम पहले पढ़ चुके हो। एन्यूटी के कुछ एग्जाम्पल, मंथली रेंट, आप समझ सकते हैं जनरली एक साल का रेंट तो बराबर बराबर ही चलता है, 10% ग्रोथ के चांसेस होते हैं। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन है कि मार्केट में अगर रेंट पे कोई चीज लेते हो तो हर साल 10% का रेंट बढ़ेगा। लेकिन ये बात आ, मतलब कि एक साल से पहले तक तो एन्युटी लग सकता है ना, और किसी किसी में 2 साल 3 साल भी लग सकता है। मान लिया शुरुआत में किसी ने इंटरेस्ट कह रहा हूँ, रेंट मांगा, थोड़ा ज्यादा था, हमने कहा कोई बात नहीं सर, आप ज्यादा मांग रहे हो, थोड़ा सा ज्यादा है, हम दे देंगे, ज्यादा भी दे देंगे, लेकिन ये सुन लो, अगले 3 साल तक आप फिर किराया नहीं बढ़ाओगे। अब कहीं कोई इंसान खुश हो जाता है कि हाँ हाँ ठीक है, हमारी भी कैलकुलेशन होती है कि अगर किराया बढ़ता है 10-10% से तो 3 साल में कितना जाएगा, और अगर आज इसके किराए के हिसाब से हम 3 साल 36 महीनों का कैलकुलेट करते हैं तब कितना जाएगा। हमने देखा कम जा रहा है, देखा कोई बात नहीं भाई, तू ज्यादा मांग रहा है ले ले, लेकिन 3 साल से पहले किराया नहीं बढ़ाने देंगे। देख लो, छोटी छोटी कैलकुलेशन करते हैं, हर कोई करता है। खैर, यहाँ पे अगर हम बात करें, अगला प्रीमियम ऑफ एलआईसी, एलआईसी के प्रीमियम बच्चों 10-10 साल चलते हैं, 10-10 साल। और आपका बेसिकली जो प्रीमियम होता है वो हर बार कैसा रहता है, सेम, डिपॉजिट इनटू रिकरिंग अकाउंट। बेटा एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है कि आपका फिक्स डिपॉजिट करवा दो। फिक्स डिपॉजिट जैसे करवा देते हैं कि आपका इकट्ठा इकट्ठा बेसिकली आपका, मान लिया छोटा कोई बच्चा है, तो कई बार क्या होते हैं कि पेरेंट्स गिफ्ट के तौर पे क्या करते हैं, उसके नाम पे एफडी करवा दी, है ना। लेकिन कोई भी हो, मतलब एक एक छोटे बच्चे का एक दिन ऐसा आएगा जब उसे पैसों की जरूरत पड़ेगी ग्रोथ के लिए। किसके लिए, ग्रोथ के लिए। तो या तो किसी के पास इकट्ठे पैसे हैं, या किसी के पास इकट्ठे पैसे नहीं है। तो अगर नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, टुकड़ों में जमा कराओ। ठीक है ना, जैसे मैं अपनी बात करूं, तो मेरे माइंड में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर समय यही चलता रहता है कि पैसे जोड़ने हैं। और ऐसा नहीं कि मैं मतलब बहुत इस तरीके का पर्सन हूँ कि सेविंग 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 एंड ऑल। मेरे को पता है मेरी डॉटर 6th क्लास में, और यानी कि अगले 6 साल में उसकी 12th क्या हो जाएगी, कंप्लीट। और 12th के बाद क्या चाहिए होता है, पैसा। आप बड़े बड़े कोर्सेज का नाम सुन रहे हो तो बड़ी बड़े फीस भी तो होती है उनकी, है ना। अच्छा, अब जैसे कई बार क्या है, एक आध सुना है कि एमबीए वगैरह जो है 50-50 लाख का लोन लेते हैं। मानता हूँ सैलरी बहुत अच्छी लगती है उनकी, मिनिमम सैलरी 3-4 लाख रुपए तो होती ही होती है, लेकिन 50 लाख रुपए भी कम नहीं होते ना बेटा। उसका इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते है बहुत ज्यादा हो जाता है ना। हो, तो इस वजह से कई बार मैंने देखा है फ्रस्ट्रेटेड होते हुए लोगों को, क्यों, उस समय तो ले लिया। तो बीइंग अ पेरेंट्स हमें क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बच्चों पे ऐसा कोई बर्डन ना आए।
आएगा तो देखेंगे, लेकिन कोशिश तो ये रहनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं एक मान लिया रिकरिंग डिपॉजिट स्टार्ट कर देता हूँ कि यार इकट्ठे नहीं है तो कोई बात नहीं, टुकड़ों टुकड़ों में जमा तो कराओ। इसके अलावा सेम अमाउंट होना चाहिए पर रिकरिंग डिपॉजिट में। आगे क्या लिखा है, इक्वल मंथली पेमेंट गॉट बाय रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट एज अ पेंशन। सही बात है, एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एन्युटी है। पेंशन में ग्रोथ नहीं होती, पेंशन एक बार जो बंध गई बस वही रहती है, ठीक है ना, पेंशन ग्रो नहीं करती। इसके अलावा लोन इंस्टॉलमेंट टू हाउस, सही बात है, लोन की इंस्टॉलमेंट भी जो होती है वो कैसी रहती है, सेम। तुमने कहा अच्छा मैं एक चीज बताऊं, जैसे वैसे कोई सोचे रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर नीचे होता रहता है, कभी ज्यादा कर दिया गवर्नमेंट ने, पता ही है ना, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट, लेकिन इंस्टॉलमेंट में चेंज नहीं होता, जो पहले दिन थी वही आखिरी दिन रहेगी। हाँ, कभी ब्याज ज्यादा प्रिंसिपल कम, तो कभी इंटरेस्ट कम प्रिंसिपल ज्यादा। समझ में आ गई बात? अच्छा जी। बेटा ऑलरेडी आपको टाइप्स ऑफ एन्युटी बता चुका हूँ। एन्युटी रेगुलर मतलब ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ड्यू और इमीडिएट मतलब पता ही है आपको, फर्क भी पता है दोनों के, एक में पेमेंट एट द एंड, एक में पेमेंट एडवांस। ऑलरेडी मैं सारी बातें बता चुका हूँ, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैंने बताया सिर्फ दो फॉर्मूले याद करने हैं, मैक्सिमम दो के से दो और बन जाते हैं चार फॉर्मूले, लेकिन बच्चे जब तक क्लैरिटी ना हो बच्चों से होते नहीं है, जिनसे होते हैं इसका मतलब वो डीप एनालिसिस करते हैं। तो इसीलिए मैं पहले से ही अवेयर कर रहा हूँ कि सिर्फ क्रैमिंग मत करना कि शॉर्टकट भी सिखा दूंगा, सब कुछ सिखा दूंगा, लेकिन समझ के करना, क्योंकि जब क्वेश्चन की लैंग्वेज आती है तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो पता चल जाता है, अमाउंट निकालो, फ्यूचर वैल्यू निकालो, प्रेजेंट वैल्यू निकालो, लेकिन जब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आता है तब समझ ही नहीं आता कि स्टार्ट कैसे करें। ऑर्डिनरी एन्युटी, किसी क्वेश्चन में कैसे पता चले कि ऑर्डिनरी एन्युटी के फॉर्मूले लगाए? बेटा पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है, और आ, तुम पढ़ो बेटा लाउडली। if the payment or regular समझ गए ना, एंड ऑफ पेमेंट और रिसिप्ट इंटरवल, एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ क्वार्टर, एंड ऑफ हाफ ईयर, एंड ऑफ ईयर। एन्युटी ड्यू के लिए पढ़ो, तुम पढ़ो एन्युटी ड्यू। the payment of the one called as annuity due or ठीक है भाई, ठीक है। परपेचुटी एक टाइप ऑफ एन्युटी होती है जो मैंने अभी आपको नहीं बताई। एक ऐसी परपेचुटी एक ऐसी एन्युटी होती है जो कि हमेशा कंटिन्यू करेगी। तुमने कहा ये क्या मतलब है कंटिन्यू फॉर एवर? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लिया मैंने बाय द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत तरक्की कर ली इस काम में, और एक टाइम के बाद क्या होता है कि ऑब्वियसली हर चीज की एक यूटिलिटी होती है ना, कोई भी चीज ज्यादा आ जाएगी तो यूटिलिटी कम हो ही जाती है उसकी। मान लिया पैसा ही बहुत ज्यादा आ गया, तो पैसा बहुत ज्यादा आ गया तो अब मेरे माइंड में ये होगा, ये पैसा कहाँ से आया, समाज से। तो अब वापस क्या किसका है, थैंक करना चाहिए, किसको सपोर्ट करना चाहिए, समाज को, सोसाइटी। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा फीस तो नहीं होती सीए के अंदर, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो ये फीस भी अफोर्ड